Assalamualaikum, welcome back to Salo Mystery. Hope you are all doing good. In this video, we will discuss PMDC syllabus for MDCAT 2026 guidelines and also PMDC syllabus for biology in detail. PMDC syllabus instructions की बात करें, PMDC की वेबसाइट पे अगर हम जाएं तो सेम 2026 वाला सिलेबस वहाँ अवेलेबल है। इसका मतलब यह है कि सिलेबस में कोई मेजर चेंजिंग्स नहीं की गई, सेम लास्ट ईयर वाला सिलेबस है। और इस टेस्ट में आपको पता होगा कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के अलावा लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जो आपके पास सिलेबस है वो पंजाब टेक्स्ट बुक करिकुलम का ही सिलेबस है और उसी को आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है इसकी प्रिपरेशन के लिए। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का जो सिलेबस है उसको हम फर्दर आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस तमाम स्टूडेंट्स के लिए सेम रखा जाता है ताकि स्टूडेंट्स के पास एक प्रॉपर गाइडलाइन हो और उसी सिलेबस में से ही हमेशा टेस्ट आता है। और इसका एक और मेन पर्पस ये है कि एक फेयर एग्जाम हो और इसी सिलेबस की बेस पे स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज को जज किया जा सके या मेजर किया जा सके। अगर हम टेस्ट की बात करें तो आपको पता होगा कि ये टेस्ट टोटली एमसीक्यू बेस्ड होता है जिसमें 180 एमसीक्यूज आते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 आवर्स का टाइम होता है। 3 आवर्स मींस 180 मिनट। तो हर क्वेश्चन, हर एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपने जो पास किए हैं आपको उसके नंबर मिलेंगे और जो आपके क्वेश्चन एमसीक्यूज रॉन्ग हुए हैं उसका कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं होगा। और एक और चीज, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए मिनिमम आपको इस सब्जेक्ट में 55% अटेन करना होता है, यानी कि 90 एमसीक्यूज आपके करेक्ट होने चाहिए 180 में से। और डेंटल कॉलेज के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स अटेन करने चाहिए। अब अगर हम वेटेज की बात करें तो बायोलॉजी का सबसे ज्यादा वेटेज है जो कि 45% है, ऑलमोस्ट हाफ के अराउंड टोटल टेस्ट का वेटेज इसमें आता है और 81 एमसीक्यूज आ रहे हैं इसमें। केमिस्ट्री की बात करें तो 25% इसकी वेटेज है और केमिस्ट्री में से 45 एमसीक्यू आते हैं। इसी तरह फिजिक्स की 20% वेटेज है और 36 एमसीक्यू आते हैं। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की 5% वेटेज है और इसमें से सिर्फ 9 एमसीक्यू आते हैं। अगर टेस्ट की बात की जाए तो इसमें जो एमसीक्यूज हैं वो डिफरेंट लेवल्स के होते हैं, कुछ ईजी होते हैं और कुछ डिफिकल्ट होते हैं और मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन होता है वो मॉडरेट होता है, यानी 15% ईजी होंगे, 15% डिफिकल्ट होंगे और जो बाकी के 70% एमसीक्यूज होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, इन बिटवीन होते हैं। बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए आपने कम्प्लीटली अपनी बुक को फॉलो करना है और हर टॉपिक को आपने डिटेल के साथ स्टडी करना है। इस सिलेबस में जो भी चैप्टर्स आपको प्रोवाइडेड हैं वो चैप्टर्स आपने करने हैं अच्छी तरह से और जो टॉपिक प्रोवाइडेड हैं उन टॉपिक्स को आपने बहुत ज्यादा अच्छी तरह से करना है। और इस सिलेबस में कोई भी ऐसी लाइन नहीं होनी चाहिए जो आप मिस करें, क्योंकि अगर आपने वो मिस की मे बी उसी में से आपका क्वेश्चन एमसीक्यू आ जाए। एक और चीज बायो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी बुक में, आपके चैप्टर्स में कुछ ग्राफिक्स, कुछ डायग्राम्स, टैग या टिडबिट्स या वैल्यूज जो आपके बुक में ऊपर नीचे दाएं बाएं दी होती हैं इमेज फॉर्म या टेक्स्ट फॉर्म, वो आपने अच्छी तरह याद करनी है। समटाइम्स एग्जामिनर उसमें से भी क्वेश्चन बना के दे देता है, जैसे कि एक स्ट्रक्चर है उसके किसी एरिया को हाईलाइट किया होगा, उसका फंक्शन पूछा होगा या उसका रोल पूछा होगा या उसका स्ट्रक्चरली उसके बारे में कुछ पूछा होगा। तो इस तरह से आपने हर चीज को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। और बायोलॉजी में ऐसा होता है कि मोस्टली जो बुक लाइंस होती हैं अक्सर वो भी एग्जामिनर उठा के दे देता है। ये जो इजी एमसीक्यू है उसके केस में होता है कि सिंपल किसी डेफिनेशन के बारे में या किसी चीज की स्टेटमेंट दी होती है, वो पूछा होता है कि ये किस चीज के बारे में डिस्कशन हो रही है, तो आपने अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक और सब टॉपिक आएंगे और आपने किस तरह से प्रिपेयर करना। अब यहाँ पे आपको विजिबल होगा कि कुछ एरियाज को मैंने हाईलाइट किया हुआ है और कुछ एरिया को टिक और डबल टिक किया हुआ है। अब जिन एरियाज को मैंने डबल टिक किया हुआ है इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसमें से 2 या 3 एमसीक्यूज लाजमी आएंगे, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 या 4 भी आ सकते हैं। लेकिन जो सिंगल टिक किया है उसमें से लाजमी 1 एमसीक्यू जरूर आएगा और उसमें से 2 भी आ सकते हैं लेकिन 1 लाजमी एमसीक्यू आएगा। अब अगर हम ए सेलुलर लाइफ की बात करें तो इसमें वायरसेस हैं और एड्स, एचआईवी इन्फेक्शंस हैं। अब आपने इसमें जो वायरसेस की स्ट्रक्चर्स है ये सब तो आपने करना है, लेकिन जो मैं हाईलाइट बता रही हूँ उसको अच्छी तरह से करना है। अब ए सेलुलर का जो पूरा चैप्टर है जिसमें वायरसेस, एड्स और एचआईवी इन्फेक्शंस हैं, मतलब इसमें आपने तमाम चीजें करनी है जो कि वायरसेस से रिलेटेड हैं। वायरसेस की स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके होस्ट, डिजीज, स्प्रेड ऑफ डिजीज और जो वायरल डिजीजेस होती हैं किस तरह से स्प्रेड करती हैं, ये चीजें आपको आ सकती हैं। इसमें स्पेशली स्ट्रक्चर, होस्ट और वायरल डिजीजेस जो हैं उसके बारे में लाजमी एमसीक्यू आएगा। लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आपने सिर्फ ये चीजें नहीं करनी,
आपने प्रॉपर जो चैप्टर में चीजें इससे रिलेटेड हैं वो सब आपने करनी है और अच्छी तरह करनी है। बायो एनर्जेटिक्स में रेस्पिरेशन है, आई थिंक इसमें फोटोसिंथेसिस टॉपिक भी आता है, वो आपने नहीं करना, आपने सिर्फ रेस्पिरेशन को अच्छी तरह से करना है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्रोटीन्स, फैट एंड ग्लूकोज फॉर्मेशन जो होती है आपने उसको अच्छी तरह से करना है। हाँ, इसमें अक्सर एटीपी से रिलेटेड एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, एटीपी फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, किस तरह हो रही है, और अक्सर जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में रिएक्शंस हो रहे होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल, वो आपने प्रॉपर देखना है कि रिएक्शंस कहाँ हो रहे हैं, उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन से रिएक्शंस कहाँ हो रहे हैं, कितनी एटीपी कहाँ बन रही है। इस तरह से आपके पास एमसीक्यू आते हैं। लैक्टिक एसिड कब बन रहा है। देन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स तमाम आते हैं। क्लासिफाई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इनकी क्लासिफिकेशंस आपको आनी चाहिए जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर वो आपको कोई भी मॉलिक्यूल देते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है, तो आपको पता होना चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट है, वो प्रोटीन्स है, वो लिपिड्स है, या वो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल देते हैं जो आगे इनकी फर्दर डिवीजन से हो रहा होता है तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मॉलिक्यूल है। जैसा कि यूरासिल एक नाइट्रोजनस बेस है, वो आरएनए के केस में होती है। तो मतलब इस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में वो पूछ सकते हैं। देन बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। इनमें से एक लाजमी एमसीक्यू आएगा। वाटर एज अ सॉल्वेंट आ सकता है, स्पेसिफिक हीट आ सकता है, हाइड्रोलिसिस, पोलैरिटी, रेजन, डेंसिटी, कोहेजन, आयनाइजेशन, इसमें से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपके पास लाजमी एमसीक्यू आएगा। लास्ट ईयर आई थिंक स्पेसिफिक हीट के बारे में एमसीक्यू आया हुआ था। देन कार्बोहाइड्रेट्स, ओलिगोसैकेराइड्स का लास्ट एक एमसीक्यू आया हुआ था कि ओलिगोसैकेराइड्स में कितने सैकेराइड्स होते हैं। अब आगे केन शुगर की एग्जांपल भी आ सकती है, सुक्रोज भी आपके पास पूछा जा सकता है कि किसकी एग्जांपल है, लैक्टोज की भी। इनके आगे फर्दर स्ट्रक्चरल कंपोजिशंस होती हैं जो लिंकेज इनमें प्रेजेंट होती है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। सिमिलरली पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन भी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, इसके बारे में भी लास्ट ईयर एमसीक्यू आया था। देन प्रोटीन, अमाइनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स भी इंपॉर्टेंट है, उसमें अमाइनो एसिड की जो स्पेसिफिसिटी है उसके बारे में पूछा जा सकता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी लाजमी एक एमसीक्यू आता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स का आपने देखना है किस तरह से बॉन्डिंग हो रही होती है, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरी, इन सब स्ट्रक्चर्स का आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। देन लिपिड्स, लिपिड्स में ये सब स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ग्लाइसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स और एस्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके भी लिंकेज और कंपोजिशन और फर्दर अगर इनको डिकम्पोज किया जाए तो इनमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इन सब का आपको पता होना चाहिए। राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन, इसकी स्ट्रक्चर और इसके कंपोनेंट्स आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी आपने करना है, इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लें। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 या 3 एमसीक्यू आपके पास लाजमी आएंगे। डीएनए की स्ट्रक्चर, फंक्शन और इसकी कंपोजिशन, जो नाइट्रोजन बेस, राइबोज, शुगर इसकी प्रेजेंट होती है। देन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जब सीक्वेंसिंग हो रही होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बन रहे होते हैं, तो आपको वो सीक्वेंसिंग आनी चाहिए कि वो किस तरह से बन रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन भी इम्पोर्टेंट वो टॉपिक होता है, उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। इनकी डेफिनेशंस अच्छी तरह से आपको पता होनी चाहिए। देन सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है अक्सर। तो सेल स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस आना चाहिए एनिमल और प्लांट सेल्स के बारे में। देन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी स्ट्रक्चर्स किस में प्रेजेंट है और हर स्ट्रक्चर का क्या रोल है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से लाजमी 2, 3, 4 एमसीक्यूज आते हैं। इसमें आपके पास ये जो 4 स्ट्रक्चर्स गिवन है ये तो आपने अच्छी तरह करनी है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत हॉट फेवरेट टॉपिक होता है। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गोल्गी ऑपरेटस, ये सब जो ऑर्गेनेलिस हैं इनके फंक्शंस, इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं। इनके आप जो भी फंक्शंस है उसको अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह याद कर लें, इसमें से लाजमी एमसीक्यू आएगा। लास्ट ईयर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था, अब इसी तरह न्यूक्लियस या गोल्गी ऑपरेटस या न्यूक्लियोलस के बारे में भी आ सकता है। देन क्रोमोसोम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके स्ट्रक्चर,
केमिकल कंपोजिशन और फंक्शन के बारे में। इसमें से भी लाजमी 1 MCQ आ सकता है। बायोलॉजी जब आपको पता है कि इसका वेटेज ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 45% ऑफ ऑल एग्जाम है, तो आपने इसको ज़्यादा टाइम देना है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं देना, उनको भी टाइम देना है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो अगर आप बायोलॉजी को 2 आवर्स दे रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट को जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री को 1.5 आवर देना है, और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को 1 आवर भी दे सकते हैं। दैट वुड बी इनफ अकॉर्डिंग टू दिस। आपने अपना ये टारगेट रखना है कि आपने बायोलॉजी में मैक्सिमम मार्क्स अटेन करने हैं। अगर 81 है तो आपका टारगेट 82 होना चाहिए। मैक्सिमम सिक्योर करने हैं अपने मार्क्स बायोलॉजी में, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे आपको डाउट होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट्स होती हैं, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, अच्छी तरह से चूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगेन जो डबल मार्क किए हुए हैं, डबल टिक किए हुए हैं, उसमें से उन चैप्टर्स में से 2 to 3 MCQs आएंगे। जो सिंगल टिक किया हुआ है उसमें 1 MCQ आएगा, और ऐसे टॉपिक्स जो टिक नहीं किए उसको भी आपने स्किप नहीं करना, उसमें से भी चांसेस हैं कि कोई एक MCQ आ सकता है। अब जो एरियाज हाईलाइट किए हुए हैं वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि वहाँ से MCQ आ सकते हैं। देन चैप्टर्स की तरफ जाएं, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो रिसेप्टर्स एज ट्रांसड्यूसर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने रिसेप्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। न्यूरॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, लास्ट ईयर डेंड्राइट्स और एक्सॉन से रिलेटेड भी MCQ आए थे, माइलिन शीथ, इन सब की आपको डेफिनेशंस, इनका फंक्शन और इनकी स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए अगर स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं। नर्व इंपल्स भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छी तरह करना है। देन क्लासिफायर, रिफ्लेक्सेस, इस तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इन टॉपिक्स से रिलेटेड। ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का भी एक MCQ आया हुआ था लास्ट ईयर। डिस्कस द मेन पार्ट ऑफ ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेशली ब्रेन के जो कंपोनेंट्स हैं उनके फंक्शन, जैसे ब्रेन स्टेम का क्या रोल है, मिड ब्रेन का क्या रोल है, सेरिब्रम और सेरिब्रम में से लाजमी 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे। देन फंक्शन ऑफ ईच पार्ट्स, आपको पता होना चाहिए कि हर पार्ट का क्या रोल है। देन एंजाइम भी इंपॉर्टेंट है। एंजाइम में स्पेशली ये जो फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, उसके बारे में, या इनहिबिटर्स, या एंजाइम जो कुछ आपकी बुक में दिए हुए हैं उनका क्या रोल है, कौन से एंजाइम कौन सा फंक्शन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन हो रहा है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा है। देन दूसरी टाइप का क्वेश्चन ये होगा कि कौन सा फैक्टर किस तरह से एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहा है। देन इनहिबिटर्स, किस केस में इनहिबिटर्स वर्क कर रहे होते हैं, किस केस में इनहिबिटर्स की एक्टिविटी कम हो रही होती है, एक तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देन एवोल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, ये चीजें आपने अच्छी तरह से याद करनी है। लमार्किज्म की थ्योरी को आपने बहुत अच्छी तरह करना है, और डार्विनिज्म थ्योरी को भी आपने अच्छी तरह करना है। एक जो नेचुरल सिलेक्शन होती है और वो जो यूज और डिसयूज ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन, उसमें से लाजमी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सिनेरियो बेस्ड ना आए, स्टेटमेंट वाइज आ जाए, कॉन्सेप्चुअल आ जाए, थ्योरेटिकल आ जाए, वो लाजमी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ये लमार्किज्म और डार्विनिज्म को आपने अच्छी तरह करना है। इसमें मोस्टली सिनेरियो बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से लाजमी आपके पास क्वेश्चन आएंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हर पार्ट का नेम, फंक्शन और स्ट्रक्चर, जो भी उनका रोल है वो एक तो याद करना है। दूसरा हार्मोन्स, हर हार्मोन का फंक्शन, किस सिचुएशन में कौन सा हार्मोन किस तरह से इफेक्ट कर रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, उसका इफेक्ट डिक्रीज हो रहा होता है, मतलब किस टाइम पे कौन सा हार्मोन का क्या रोल होता है। ये 2 क्वेश्चन लाजमी आएंगे, एक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड और हार्मोन से रिलेटेड। हाँ, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में से भी एक डिजीज के बारे में आपसे लाजमी क्वेश्चन आएगा। इन डिजीज को भी अच्छी तरह आपने करना है। देन स्पोर्ट एंड मूवमेंट पे जाते हैं। ह्यूमन मसल्स की बात की जाए, कार्टिलेज, मसल, बोन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, कंपोजिशंस पता होनी चाहिए और इनका रोल पता होना चाहिए कि कौन सा, जिस तरह बोन्स हैं, ज्वाइंट्स हैं, कौन सा ज्वाइंट कौन सा वर्क कर रहा है, किसका क्या रोल है, कौन सा ज्वाइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन सी बोन कार्टिलेज है, कौन सी नहीं होती, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसमें से भी लाजमी क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्टिलेज बोन अलॉन्ग विद फंक्शंस। देखा, ये फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स हर जगह पे दी हुई है, मतलब आपने इसको बहुत अच्छी तरह करना है। और इन चैप्टर्स में से जो भी
इसके अंडर आते हैं, ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो भी आपने एहतियात के लिए अच्छी तरह कर लेनी है। मे भी एग्जामिनर उसमें से कोई MCQ दे दे, लेकिन जो ये आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, ये गिवन टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स, ये आपने बहुत 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 अच्छी तरह करने हैं। कंपेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मूथ कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। अब इसमें से लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। एक स्ट्राइएटेड मसल्स के बारे में कुछ पूछा हुआ था और कार्डियक और आई थिंक स्मूथ का डिफरेंस एक पूछा हुआ था। देन स्केलेटल मसल इसमें नहीं शो हो रहा, नीचे चला गया। स्केलेटल मसल में जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल है, आपने वो अच्छी तरह याद करनी है। इसमें से भी आई थिंक जब वो कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल की, उसके बारे में एक लास्ट MCQ आया हुआ था। प्रिपरेशन इसकी अच्छी तरह करनी है। देन मसल कॉन्ट्रैक्शन भी ये इंपॉर्टेंट है। मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, हर प्रोसेस जो स्टेप वाइज हो रहा होता है, वो स्टेप्स आपको याद होने चाहिए कि सबसे पहले कौन सा स्टेप होता है, देन कौन सा होता है, क्या रोल हो रहा होता है। ज्वाइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि साइनोवियल ज्वाइंट्स लास्ट टाइम आया हुआ था। ज्वाइंट्स की आपने टाइप देखनी है और आपको पता होना चाहिए कौन सा ज्वाइंट कहाँ पे प्रेजेंट है। देन आर्थराइटिस में भी लास्ट ईयर MCQ था कि आर्थराइटिस इसकी रीजन क्या होती है, तो आपने इसको भी अच्छी तरह करना है। आप सब क्वेश्चन इस तरह से प्रिपेयर करें, क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है और इसका क्या रोल होता है या इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। हाँ, एक और चीज़, क्या इसका क्या इफेक्ट होता है, किस चीज़ से हो रहा होता है, क्यों हो रहा होता है, कैसे हो रहा होता है। इस तरह से आप अगर याद करें तो आपको अच्छी तरह से हर चीज़ समझ आ जाएगी, आप इसको वैल्यूएट कर सकेंगे। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉज ऑफ मेंडल आपने अच्छी तरह करने हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल, ये लास्ट ईयर भी एग्जाम्पल के साथ आया हुआ था, शायद आपने वो किया। राउंड ग्रीन सीड विद ग्रीन रिंकल्ड सीड का मैच करवाते हैं, तो इस तरह से जो जीनोटाइप या फिनोटाइप जो भी आ रही होती है वो आपको पता होनी चाहिए। देन जीन लिंकेज भी इंपॉर्टेंट है। क्रॉसिंग ओवर का भी आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, कौन सी चीज किधर जा रही होती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, क्या रोल होता है उनका, कहाँ से आ रहे होते हैं। देन जीन लिंकेज ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन टर्म्स का आपको पता होना चाहिए। अगर सिनेरियो बेस्ड कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो आपको लाजमी ये सॉल्व करना आना चाहिए। तब आप ये चीजें आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस से मिलेंगी। आपने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पहले ही इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है कि जब आपके पास एक नया MCQ आए एग्जाम के तौर पे तो आपको ऑलरेडी उन चीजों का पता हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह करने हैं। इसमें से भी MCQ ज्यादा आने के चांसेस हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स लिंकेज, हाँ ये भी आपको पता होना चाहिए कि मेल डोमिनेंट एंड मेल रिसेसिव जो डिजीजेस हैं वो कौन सी हैं। एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, मतलब ये सब डिजीजेस का आपको पता होना चाहिए कि रिसेसिव किस सूरत में आगे ऑफस्प्रिंग को जाती हैं और डोमिनेंट किस लिंक में आगे जाती है। हेमोफीलिया की एग्जाम्पल भी लास्ट टाइम आई थी। हेमोफीलिया की इनहेरिटेंस आपको आनी चाहिए कि ये कौन सी है, एक्स लिंक है, वाई लिंक है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, ये आपको इसका पता होना चाहिए। इसकी लास्ट ईयर भी एक एग्जांपल आई थी। देन ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड आई थिंक लास्ट ईयर शायद नहीं कोई क्वेश्चन आया था, स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो नहीं देखा। ह्यूमन हार्ट की बात करें तो इसको भी आपने हार्ट के स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन और इसकी जो स्ट्रक्चर्स बनी होती है कौन सी किसके साथ लिंक कर रही होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कार्डियक साइकिल, फेजेस ऑफ हार्ट बीट, स्पेशली कार्डियक ग्राफ बनता है उसका आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि उसके कौन से एरियाज कौन से हैं। इन केस अगर एग्जाम में आपके पास वो स्ट्रक्चर्स आ जाती है तो आपको उसको मार्क करना आना चाहिए, उनके नेम्स का आपको पता हो कि कहाँ पे कौन सा इवेंट हो रहा है। देन फेजेस ऑफ हार्ट बीट, ये भी आपको पता होना चाहिए। फंक्शंस ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। लिम्फेटिक सिस्टम में से भी लास्ट ईयर MCQ आया था लिम्फ के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ऐसे टॉपिक ह्यूमन बॉडी से रिलेट कर रहे हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लिम्फेटिक सिस्टम, नोड्स, वेसल्स, ऑर्गन्स, आपको इन सब का पता होना चाहिए। देन डिफाइन एंड डिस्कस द फंक्शन इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या रोल है। इसमें इम्यूनिटी में आपको B सेल इम्यूनिटी और T सेल इम्यूनिटी, इनके डिफरेंस का पता होना चाहिए और इसको अच्छी तरह हर चीज जो भी इम्यूनिटी टॉपिक में गिवन है वो आपने करनी है। जो एंटीबॉडीज हैं उनकी स्ट्रक्चर करनी है, एंटीबॉडीज की टाइप्स के फंक्शंस आपने करने हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, हर टाइप का क्या क्या फंक्शन है, उसमें से भी अक्सर एग्जामिनर MCQ दे सकता है। जैसा कि एक स्टेटमेंट दी होगी, किसी फंक्शन के बारे में पूछा गया होगा कि वो किस एंटीबॉडी का फंक्शन है, B और T लिम्फोसाइट्स हैं, क्या रोल है उनका, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। देन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसकी हर स्ट्रक्चर का रोल, कौन सी चीज कहाँ पे परफॉर्म हो रही है। स्पेशली लास्ट ईयर था वोकल कॉर्ड के बारे में, वॉइस ऑफ ऑर्गन कौन सा होता है, तो लेरिंग्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह फेरिंग्स का रोल, लेरिंग्स का रोल, लंग्स का रोल, अल्वियोलाई का रोल,
और इसमें क्या क्या कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हेल्प कर रही होती है, स्पेशली रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो आपकी नोज बोन्स होती हैं उनके बारे में एमसीक्यू आया होता है। कौन सी बोन है, आपको पता होना चाहिए कि वो कार्टिलेजियस बोन है, कनेक्टिव टिश्यूज और कार्टिलेजेस से बनी होती हैं। देन डिस्कस द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी आपने पढ़ लेना है इसको अच्छी तरह। किसी डिजीज के बारे में यहाँ पे पूछ सकते हैं कि किस वजह से कौन सी डिजीज होती है, सिम्टम्स वगैरह हैं तो कौन सी डिजीज है, मतलब ये चीजें पूछी जा सकती हैं। देन डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑब्वियसली एक डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको पता हो, स्ट्रक्चर्स के बारे में पता हो, स्पेशली ग्लैंड्स या जो भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं कहाँ से हो रहे हैं और किसका क्या रोल है, माउथ में कौन से किस तरह की डाइजेशन हो रही है, कौन से हार्मोन्स उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, आपके स्टमक में कौन से कर रहे हैं, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या हो रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। होम्योस्टेसिस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से लाजमी एमसीक्यू आता है। लास्ट ईयर इसमें यूरिक एसिड के बारे में आया हुआ था कि कौन से ऑर्गेनिज्म के टाइप है जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करती है। एक्सप्लेन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए यूरिनरी सिस्टम के प्रॉपर ऑर्गन्स का, उनकी फंक्शनिंग का, कौन से इवेंट्स हो रहे होते हैं, और इस केस में स्पेशली हार्मोन्स, एडीएच का बहुत रोल होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कब किसका क्या रोल है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी की स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नेफ्रॉन की जो एक डायग्राम आपकी बुक में है उसको बहुत बहुत अच्छी तरह से करना है। एफरेंट इफरेंट आर्ट्रियोल कौन सा होता है, लुपोफेनल क्या होता है, इसका क्या रोल होता है, कलेक्टिंग डक्ट्स का क्या रोल होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। किडनी में एक और चीज भी होती है कि एब्जॉर्प्शन जो हो रही होती है वो आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे किस पॉइंट पे कौन सी एब्जॉर्प्शन हो रही है, एंड रिलेट इट विद फंक्शंस। देन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये आपको पता होना चाहिए, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये सब चीजें मैंने अभी डिस्कस की हैं कि हर चीज का रोल फंक्शन आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे क्या चीज हो रही है। जस्टिफाई द फंक्शन ऑफ किडनी एज बोथ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, किडनी का आपने स्टडी करना है अच्छी तरह से कि एक्सक्रीशन किस तरह से परफॉर्म कर रहा होता है और ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से परफॉर्म होता है। ऑस्मो रेगुलेशन में हार्मोनल रोल होता है, उसको आपने स्टडी करना है। कंपेयर द फंक्शन ऑफ टू मेजर कैपिलरी बेड्स इन किडनी, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, इनको बहुत बहुत अच्छी तरह करना है, इसमें से लाजमी एमसीक्यू आएगा। एक्सप्लेन द कॉज एंड ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, ये भी आपको पता होना चाहिए, रीजंस क्या है, किस तरह से किडनी स्टोन होते हैं और ट्रीटमेंट्स क्या क्या है। लिथोट्रिप्सी भी एक ट्रीटमेंट होगा, बहुत मेजर केस में अक्सर किडनी रिमूवल भी करना पड़ता है। आउटलाइन द कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें भी इस तरह से पूछ सकते हैं कि सिम्टम्स दे सकते हैं कि रीजन ऑफ किडनी फेलियर इसमें से कौन सा करेक्ट है, किस चीज के लिए, तो इस तरह से पूछ सकते हैं। थर्मोरेगुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोरेगुलेशन का आपको आइडिया होना चाहिए, किस तरह से बॉडी रेगुलेट कर रही होती है टेम्परेचर। एनिमल्स होते हैं उनका अगर गिवन है बुक में, किस तरह से एनिमल्स, किस तरह से ऑर्गेनिजम्स अपना बॉडी टेम्परेचर या जो भी उनकी चेंजिंग्स हो रही है उसको कैसे रेगुलेट कर रहे होते हैं। एक्सक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने हर ऑर्गेनिज्म की एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है, जो बर्ड्स हैं उनमें किस तरह से होती है, एक्वाटिक एनिमल में क्या होता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन है उनमें क्या हो रहा होता है, उनकी एक्सक्रीशन किस तरह से हो रही होती है, कौन सी प्रोडक्ट एक्सक्रीट हो रही होती है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, अमोनिया होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और किस केस में यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड कैसे होता है, क्यों हो रहा होता है, ये रीजंस आपको पता होनी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजीज, डिस्क्राइब हाउ बायोटेक्नोलॉजीज कैन कम्बैट हेल्थ प्रॉब्लम्स बाय प्रोड्यूसिंग वैक्सीन्स, वैक्सीन्स का पता होना चाहिए किस तरह से बन रही होती है, कौन सी वैक्सीन्स है यहाँ पे प्रोवाइडेड, हर वैक्सीन का क्या रोल है। स्टेट द रोल प्लेड बाय बायोटेक्नोलॉजी इन डिजीज डायग्नोसिस, डीएनए आरएनए प्रॉब के बारे में आपको, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इन सबको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, डिस्कस करना है, इनका फंक्शंस हर चीज देखनी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने छोड़ना है। डिस्क्राइब व्हाट प्रोडक्ट्स बायोटेक्नोलॉजिस्ट ऑब्टेन फॉर द यूज ऑफ डिजीज ट्रीटमेंट, अब यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स वैक्सीन बनाई गई हैं उसके बारे में पूछा गया है, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कैसे बन रही हैं, क्या उसका रोल है, किस तरह से ट्रीट कर रही हैं, तो ये सब आपने अच्छी तरह करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चीज़ें भी आपको समझ आई होंगी, बायोलॉजी का आपको समझ आ गया होगा कि आपने किस तरह से करना है और कौन से एरियाज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। आपने बायोलॉजी की प्रिपरेशन हमेशा आपने बुक से करनी है और आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं, और एक अच्छे सोर्स से आप प्रैक्टिस करें और बार बार प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम 5 to 6 to 7 टाइम्स आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ों का बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा, आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। और हमेशा जिस तरह एग्जाम देते हैं आप इसी तरह प्रैक्टिस करें, हमेशा हार्ड लेवल पे जाके प्रैक्टिस करें, इजी लेवल पे भी करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार्ड पे जाएं या बिल्कुल हार्ड पे न रहें, इजी, इंटरमीडिएट, हार्ड, हर तरह के एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। और ऐसा नहीं है कि आपने आज अपना टॉपिक प्रिपेयर किया है और आप कहीं मैं कल प्रैक्टिस करूंगा, परसों करूंगा, नहीं, ऐसे नहीं होता, आपको चीज़ें भूल जाती हैं। जैसे ही आपने अपना टेस्ट प्रिपेयर किया है, टॉपिक याद किया है, फ़ौरन से अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, फ़ौरन आपको पता चल जाएगा, तो खुद एनालिसिस करें कि मैं कहाँ पे
लैग कर रहा हूँ, उसको दोबारा से याद करें और दोबारा से प्रैक्टिस करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है। केमिस्ट्री और फिजिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। अगर कोई आपको गाइडेंस चाहिए तो मैं प्रॉपर उसको गाइड कर दूंगी या उसके बारे में वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर फर्दर सच वीडियो सब्सक्राइब सेलोमिस्ट्री। अल्लाह हाफिज।